राहुल गांधी, तुम सदर थे 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में, 500 लोकसभा की सीट पर तुम लड़े। बीजेपी 306 जीती और तुम्हारी पार्टी 50 या 55 जीती। राहुल गांधी, तुम जितना इल्जाम लगाते मुझ पर लगाओ। अमेठी की सीट तुम कैसे हारे बताओ राहुल गांधी? मैं तो नहीं गया था, तुम कैसे हार गए? तो क्या तुमने डील कर ली थी? आप तमाम गवाह हैं। जब से 2014 से बीजेपी की हुकूमत बनी, किसको गोली मारा जा रहा है, किसको एनकाउंटर किया जा रहा है, किसके हाथों में हथकड़ियां हैं, गोली मारकर चले जाते हैं, किसके घरों पर बुलडोजर इस्तेमाल हो रहा है, किसको ट्रेन में रोककर मारा जाता है, किसके सर से हिजाब खींचा जाता है, किसकी दाढ़ी को लोचा जाता है, किसको गोश्त के नाम पर मारा जाता है? बताओ कांग्रेसियों, बताओ। अरे मैं हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे हाथ में एक फेहरिस्त है उन तरक्याती कामों को जिसको अंजाम दिया गया था। ये आपके जलसेगाह के अतराफ, गौसे उस्मानिया सैयद नगर के अतराफ के गलियों में, यहाँ पर लब्बैक होटल के पास सीसी रोड डाली गई, ओवैसी हेल्थ सेंटर के पास सीमेंट रोड, मस्जिद के पीछे गौसे उस्मानिया के पास सीसी रोड, नज़ीर हाउस लेन से शेर गली सीमेंट रोड डाली गई, अज्जू भाई के घर के पास रोड डाली गई, चिल्ड्रन केयर स्कूल के पास सीमेंट रोड, यूनिस भाई के घर के पास, ऑक्सफोर्ड मिशन के पास 25 लाख की लागत से सीसी रोड डाली गई, सईदी मस्जिद के पास सीढ़ियां डाली गई, फिर मुस्तफ़ा मस्जिद के पास 25 लाख की वीडीसीसी रोड, अब्दुल्ला बेकरी के पास वीडीसीसी रोड 27 लाख की, बिलाल मस्जिद से जावेद किराना पानी की लाइन और अब्दुल्ला बेकरी के पास पानी की लाइन। तो यहाँ पर 1 करोड़ 45 लाख के काम अंजाम दिए गए और वाटर वर्क्स के जो काम यहाँ पर मुकम्मल किए गए। ड्रेनेज लाइन मोहम्मदी मस्जिद के पास डाली गई, ड्रेनेज लाइन 8 इंच की शेर अली गली के पास डाली गई, शाइन होटल स्कूल के पास पानी की लाइन डाली गई। तो ये कुल काम हुए 60 लाख के, यही इस अतराफ के इलाके में। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन कामों को भी देखकर 30 नवंबर के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। बिलाल मस्जिद के पास जो बस्ती दवाखाना चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इंशाअल्लाह ताला करीब में पहली और दूसरी मंजिल का काम शुरू होगा, जहां पर हमारे ख़वातीन का एक ट्रेनिंग सेंटर वहां पर बनाया जाएगा, ताकि वो वहां पर ट्रेनिंग हासिल करके अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजार सके। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब तक जो काम यहाँ पर किया, मैं इकरार करता हूँ कि और भी बहुत से काम करवाना बाकी है, मगर मजलिस आपकी जमात है और मजलिस के उम्मीदवार को आपको कामयाब करना है। मजलिस एक नमक का कंकर है, इसको मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 65 साल से आपकी खिदमत करती आई है और लोग मजलिस के बारे में कुछ भी कह लें, मजलिस से खिदमत का रिकॉर्ड करती है। मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया। 1984 में सालार ने मेडिकल कॉलेज को बनाया। आज आप देखिए, मजलिस के इस कॉलेज के क़याम के बाद हज़ारों मुस्लिम अक़लियत के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनकर दुनिया के कोने कोने में चले गए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अब आइंदा साल जून में डेक्कन मेडिकल कॉलेज से जितने बच्चे MBBS किए, उन्होंने मुझे दावत दी और कहा कि असद साहब, आप 2024 जून में शिकागो को आइए, हमने एक तंजीम बनाई है दाना के नाम से, डेक्कन अलमनाई एसोसिएशन,
मैंने पूछा कितने डॉक्टर होंगे डेक्कन मेडिकल कॉलेज के अमेरिका में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि असद साहब कम से कम 700 से 800 डॉक्टर अमेरिका में डेक्कन मेडिकल कॉलेज के हैदराबाद से वहां पर काम कर रहे हैं। मेरे भाई, ये काम मजलिस ने किया। बताइए, ये तालीमी इदारे क्या मेरे जाती हैं? नहीं है, ये आपकी अमानत है जो मजलिस ने कायम किया। ओवैसी हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल है, ये ट्रस्ट के तहत चलते हैं, ये गरीब और आवाम के लिए बनाए गए हैं। मजलिस की मुखालिफत इसीलिए की जाती है कि मजलिस सिर्फ तकारीर नहीं करती, मजलिस ज़मीन पर आकर काम भी करती है। और मजलिस से मुखालिफत क्यों की जाती है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुखालिफत इसलिए की जाती है कि मजलिस लीडर बनाती है आपको, मजलिस आपको कायद बनाती है। और यही चीज़ ना कांग्रेस को पसंद आती है, ना बीजेपी को पसंद आती है, ना कोई दीगर सियासी पार्टी को ये बात समझ में आती है कि मजलिस लीडर बनाने का काम कर रही है। आज आप देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम और हमले क्यों किए जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं कि मजलिस लीडर बना रही है। मजलिस अवाम के दरमियान में जाकर ये कह रही है कि भारत की जमहूरियत में सिर्फ वोट डालने से आपकी तकलीफ हल नहीं होती है। भारत की जमहूरियत में आपको वोट लेना पड़ेगा, अपने वोटों से अपने एमएलए को बनाना पड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज नफरत पैदा करती है कांग्रेस में। हाँ, कोई कह सकता है कि कांग्रेस में भी हमारे लोग हैं, मगर याद रखो, वो जो लोग जिसको तुम हमारे कहते हो वो लीडर नहीं है, कायद नहीं है, वो गुलामी करते हैं। वहां पर एक खिलौने की तरह अगर उनको चाबी दी जाती है तो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी वोट काटता है। दोबारा चाबी दी गई तो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी फलां ये कर रहे हैं। मगर लीडर बनाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। और मुझे यकीन है कि नामपल्ली की आवाम अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करेगी। अपने वोट को ज़ाय होने मत दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। मैं नामपल्ली के ताल्लुक से आपको अहम बात बताना चाहता हूं। जो नीचे जलसा हुआ था वहां पर भी कहा और आपसे भी अर्ज कर रहा हूं कि नामपल्ली असेंबली हलके में बीजेपी आरएसएस ये चाहती है कि यहां से माजिद हुसैन की कामयाबी को रोका जाए। इसलिए खामोश तरीके से, मंसूबाबंद तरीके से आरएसएस के लोग ये कोशिश में लगे हैं। याद रखिए, हमने बरसों मेहनत करके नामपल्ली के असेंबली सीट पर हमने कामयाबी हासिल की। आज बीजेपी और आरएसएस की कोशिश ये है कि मजलिस की कामयाबी को रोका जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का मुखालिफ, मजलिस का दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है। मेरी आपसे अपील है, आप भी अपने इत्तेहाद को और मजबूत करिए। मजलिस का मुखालिफ, मजलिस का दुश्मन ये तय कर लिया है कि वो अपने वोट को जाय होने नहीं देगा। तो क्या मेरे गयूर नौजवानों, क्या मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, क्या बुजुर्गों, आज आप अपने वोट को जाय होने देंगे या अपना एक एक वोट मजलिस के पतंग के निशान पर बटन दबाकर आरएसएस और बीजेपी के नापाक अज़ाइम में उनको शिकस्त देंगे? नामपल्ली में मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इन बात पर गौर करिए। एक एक कोशिशें की जा रही हैं, नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मगर मैं आपको बाखबर कर रहा हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। मजलिस से इतना खौफ क्यों है? मैं आपको बताता हूं मजलिस से इतना खौफ क्यों है। 9.5 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एमएलएस की नुमाइंदगी पर 12,000 करोड़ रुपये तेलंगाना के मुस्लिम अक़लियत के फलाह बहबूद के लिए खर्च किए गए। मैं चैलेंज देकर पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी से, आप भी मुल्क की कई रियासतों में आपकी हुकूमत है, बताओ तुमने क्या किया? बताओ ये रिकॉर्ड। मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी को। मेरे भाई, मजलिस की नुमाइंदगी पर
हर साल 630 करोड़ रुपये मुस्लिम अक़लियत के तालीम पर खर्च किए गए। ये मजलिस ने हुकूमत के पैसों से काम करवाया। आज सारी दुनिया कहती है कि भारत में अगर मुसलमान कमजोर है, उसकी अहम वजह यह है कि हम तालीम की तरफ रुख नहीं करते। मगर माहिरीन ने लिखा कि मुसलमान अपनी औलाद को पढ़ाना चाहता है, दलित पढ़ाना चाहता है, आदिवासी पढ़ाना चाहता है, मगर इसलिए नहीं पढ़ा सकता कि उसके पास अपने बेटे को स्कूल में डालकर फीस देने की पैसों की उसके पास गुंजाइश नहीं है। मजलिस ने क्या किया, नामपल्ली में हुकूमत से नुमाइंदगी करके 2 मुस्लिम अक़लियत के स्कूल कायम किए, 2 बच्चियों के लिए अलहदा स्कूल और हॉस्टल, 2 बच्चों के लिए अलहदा स्कूल और हॉस्टल। आपको जानकर खुशी होगी मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, 1500 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और पास पढ़ के भी निकल गए। कितना खर्चा मजलिस ने गवर्नमेंट से करवाया, 27 करोड़ रुपये हमने इन 2 स्कूलों पर गवर्नमेंट के पैसों से इन स्कूलों को खुलवाया। आज आप जाकर देख सकते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे, खानदान के बच्चे इन रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। बताइए, जब ये बच्चे और हमारी बेटियां 6ठी से 12वीं जमात अपनी तालीम मुकम्मल करेंगी तो क्या उनके घरों से जहालत का खात्मा नहीं होगा? क्या उनके घर में इल्म की शमा रोशन नहीं होगी? क्या वो अपने हुकूक से वाकिफ नहीं होंगे? क्या वो समझदार और नहीं बन जाएंगे? इसीलिए मजलिस से मुखालिफत कांग्रेस और बीजेपी कर रही है। ये कौन है जो गवर्नमेंट के पैसों से हर साल 630 करोड़ रुपये मुस्लिम अक़लियत के तालीम के लिए मजलिस ने खर्चा करवाया? इनको गुस्सा इस बात का है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप देखिए मैं बता रहा हूं आपके सामने, आदादो शुमार पेश कर रहा हूं, और मैं कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को भी बता रहा हूं कि तुम मजलिस के बारे में झूठ बोल बोल के थकते नहीं हो, मगर सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। एक इल्जाम मजलिस पर लगता कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है, मजलिस फिरका परस्ती करती है। अरे मजलिस ने नामपल्ली में, कल्याणा लक्ष्मी में 1185 लोगों को पैसे दिलाए। कितने दिलाए? 10 करोड़ 65 लाख रुपये हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों के लिए। बीसी बंधु में 300 लोगों को बेनिफिशियरी है, 3 करोड़ रुपये मिले। दलित बंधु में 100 दलित घरों को 10 करोड़ रुपये मजलिस ने दिलवाए नामपल्ली में। अब आप बताइए, मजलिस के खिलाफ ये इल्जाम लगाना, ये कहां तक इनकी सच्चाई है? नामपल्ली में आसरा पेंशन मुस्लिम अक़लियत को मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं मजलिस की नुमाइंदगी पर? 9255 लोगों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में हर महीना उन 9255 को 2 करोड़ 5 लाख रुपए उनका अकाउंट में जाते। अब तक कितने पैसे गए? 215 करोड़ 9255 आसरा पेंशन के लोगों को मिले। मजलिस पर इल्जाम लगाते, अरे देखो नामपल्ली के बच्चे जो अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड में यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ रहे हैं, 2 साल का मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं, कितनों को हमने स्कॉलरशिप दिलाई नामपल्ली के मुस्लिम अक़लियत के बच्चों को? 8121 लोगों को। कितने पैसे उनको दिए गए स्कॉलरशिप में? 71 करोड़ 30 लाख रुपीस। बताओ कांग्रेस बीजेपी वालों, तुमने हुकूमत की है ना, राजस्थान में तुमने क्या किया? मजलिस के 7 एमएलए थे और उन्होंने हुकूमत के पैसों से इन गरीबों को फायदा करवाया। मैं बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, इमाम मौजम है नामपल्ली के, 106 मस्जिद के इमाम मौजम को महाना ऑनरेरियम मिलता है। 5,30,000 रुपये हर महीना इन तमाम इमामों में दी जाती है। अब तक कितने पैसे मिले उनको? 3 करोड़ 60 लाख रुपये दिए गए। अरे हुकूमत का पैसा है ये, इसको बोलते काम कराने का तरीका। आज मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कितने नामपल्ली के तुलबा और तालिबात को, बच्चे और बच्चियों को दिए गए?
42,524। कितने पैसे उनको मिले? 12 करोड़ 35 लाख रुपये। अरे ये मजलिस गरीबों के लिए ही तो काम कर रही है, ताकि इन गरीब खानदान के बच्चे और बच्चियां पढ़ लिख के ताकतवर बन जाएं। मगर ये हमारे मुखालिफिन को समझ में नहीं आता। मुखालिफिन ये समझते हैं कि मजलिस पर इल्जाम लगा दो, मजलिस ये करती, मजलिस फुला करती। ऐसा दिख रहा कि अगर कोई कांग्रेसी के घर में सुबह में मुर्गा है और मुर्गा 4 बजे रात को बांग नहीं दिया तो बोलेंगे इसलिए नहीं दिया क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी शाम में से चले गए थे रात में। माने हर चीज का इल्जाम, ठहरो जी, हर चीज का इल्जाम मजलिस पे डाल देना। नहीं, आज जलसा हुआ, कल बकरी दूध नहीं दी थी, असदुद्दीन ओवैसी की आवाज सुन ली। माने आप हर चीज का इल्जाम मजलिस पे डाल देते। अरे चील उड़ी तो चील उड़ी बोलो, नहीं बोलते नहीं भैंस उड़ी। ये हाल कांग्रेस बीजेपी का है। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तेलंगाना का इलेक्शन हो रहा है, मोदी आ रहे, अमित शाह आ रहे, योगी आ रहे, राहुल आ रहे, उनकी बहन भी आ गई। पूरे के पूरे एक ही दूल्हे भाई के पीछे पड़े हैं, ओवैसी ये, मजलिस ये। अरे भाई कुछ तो आप बोलो, आप क्या कर सकते? अमित शाह आके बोल रहे, योगी आके बोल रहे हम नाम बदल देंगे। बाप की जागीर है, हैदराबाद नाम था, रहेगा इंशाअल्लाह ताला, नाम बदल देंगे। अमित शाह बोल रहे रिजर्वेशन निकाल देंगे। कैसा निकालते, कैसा निकालते रिजर्वेशन? आप बताओ, गैर कानूनी काम कैसे कर सकते आप? और रिजर्वेशन अगर 4% तेलंगाना में मिल रहा है, आंध्रा में मिल रहा है, इसके पीछे भी एक तारीख है। अगर बुजुर्ग जिंदा हैं तो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। 1970 में सबसे पहले मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करने वाले का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी फख्र मिल्लत अलैहि रहमा था। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1970 में कहा था कि उन मुस्लिम अक़लियत को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स अदा नहीं करते। पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन के पास जाकर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने बात कही थी, फिर सालार ने इसको आगे बढ़ाया और 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे। बीजेपी झूठ बोलती है, मजहब के नाम पर नहीं दिए जा रहे। मुसलमानों की समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिल रहा है, जो हिंदुस्तान के आइन की आर्टिकल 15 में इसका जिक्र किया गया है, और हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। मुसलमानों में वो क्लासेस और बरादरियां बनाई गई हैं, उन्हीं को मिलता है। आखिर बीजेपी नफरत क्यों करती है? क्या अगर हमारी बेटी डॉक्टर बन रही है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हमारा बेटा आरडीओ एमआरओ बन रहा है तो मोदी के सर में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हमारी बच्चियां नर्स और टीचर बन रही हैं तो योगी आदित्यनाथ को तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमसे इंसाफ मिले अक़लियतों को, दलितों को। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं जो इस मुल्क की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं करते। इस मुल्क की खूबसूरती क्या है? इस मुल्क की खूबसूरती हजारों तहजीबें हैं, हजारों मजहब हैं। ये इस मुल्क की खूबसूरती है जो मोदी और बीजेपी को पसंद नहीं है। जहां कहीं भी जा रहे, अब तो नरेंद्र मोदी कह दिए कि महेश्वरम में एक आईटी टावर आ रहा है, तो मोदी बोल दिए कि क्या एक समुदाय के लिए आईटी टावर? आप बताइए आखिर इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को? महेश्वरम में आईटी टावर आ रहा है, मलकपेट में आईटी टावर आ रहा है, 1100 करोड़ का। मलकपेट में गवर्नमेंट की जमीन थी, 3-4 साल हम लोग मेहनत किए, ड्रोन से पूरे वीडियो निकाले, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स थे। हमने जाके हुकूमत से नुमाइंदगी की कि कब तक हाईटेक सिटी में आप बनाएंगे, यहां एक आईटी टावर बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने केटी रामाराव आए और उसका संगे बुनियाद डाला।
1100 करोड़ का आईटी टावर मलकपेट असेंबली हल्के में बन रहा है, 1.5-2 साल में बन जाएगा। किसका फायदा होगा? यही हमारे गरीब बच्चे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, माहिर हैं, वो अपना ऑफिस खोलेंगे। अब सोचो, इतना बड़ा आईटी टावर आएगा और अहमदनगर के 4 बच्चे मिलके बोलेंगे हम स्टार्टअप शुरू करते हैं, हम वहां पर अपना ऑफिस खोलेंगे। अरे हम इनको ऊंचा देखना चाहते हैं, हम इनको ताकतवर देखना चाहते हैं, हम इनको कल का लीडर बनाना चाहते हैं। मगर ये कांग्रेस और बीजेपी यही मंजलिस के जो इरादे हैं, जो बुलंद हमारे इरादे हैं, उनसे नफरत करती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यह फैसला अच्छी तरह से करना है कि मंजलिस को एक वोट देना है। वोट को जाय होने मत दीजिए। दुश्मन पूरी इत्तेहाद और मिलकर आ रहा है, मुखालिफ पूरी तैयारी से आ रहा है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप भी एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हो जाइए। इख्तलाफात हो सकते, शायद मैं आपको पसंद नहीं या आप मुझे पसंद ना करें, मगर मेरे भाई, इज्तिमाइयत को सामने रखिए, इनफरादियत को सामने मत रखिए। असदुद्दीन ओवैसी के लिए वोट मत दीजिए, मंजलिस के नाम पर वोट दीजिए, मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर वोट दीजिए। शहर हैदराबाद और नामपल्ली के अमन को मजबूत बनाने के लिए वोट दीजिए, मंजलिस को कामयाब करिए। अरे आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा मेरे भाई। हम सब इस दुनिया के मुसाफिर हैं, हम सबको इसी मिट्टी में जाना है। मगर जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके इस मुकाम पर मंजलिस को लाया, हम उनके ख्वाबों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। अरे बताइए आप कि मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है, राहुल गांधी इल्जाम लगाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी पैसे लेकर इलेक्शन लड़ते हैं। राहुल गांधी 2004 से 2012 तक मैं मनमोहन सिंह की हुकूमत की तायीद किया। अगर तुम में हया नाम की कोई चीज है तो बताओ तुमने कितने पैसे असदुद्दीन ओवैसी को दिए। न्यूक्लियर डील का मसला आया, ये कम्युनिस्ट पार्टियां जो आज कांग्रेस के साथ बैठी हुई हैं, ये कल अडवाणी के साथ वोट दिए। बताओ मेरे पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बताओ। मैं 4 मरतबा पार्लियामेंट को हैदराबाद की अवाम ने मुंतखब किया, मैं उनको सलाम करता हूं। बताओ मेरे पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बताओ कि मैंने बीजेपी का एक साथ दिया क्या किसी कानून में? मैंने हमेशा हर कानून की बीजेपी लाई तो उसकी मुखालिफत किया। CAA का कानून आया तो मोदी की आंख में डालकर कहा यह कानून काला है, मैं इसको फाड़ता हूं, चुकनाचूर करता हूं। ट्रिपल तलाक का कानून आया, मैंने कहा यह मुस्लिम महिलाओं का खवातीन के खिलाफ है, दलाइल के साथ उसकी धज्जियां उड़ाई। UAPA का कानून अमित शाह 2019 जुलाई में लेकर आए। उस कानून के तहत कौन जेल में? आज मैं हूं जेल में, मेरा बेटा जेल में है, मेरा बाप जेल में है, 4 साल से जेल में सुनवाई नहीं होती है। कांग्रेस ने तायीद की नहीं की? बोलो राहुल गांधी, तुमने अमित शाह के लाए हुए कानून का साथ दिया और आज भारत के जेलों में, तिहाड़ जेलों में बच्चे हमारे 4 साल से तड़प रहे हैं। बेल नहीं होती उस कानून में। जब बेल होती है हियरिंग, उसमें दिखाना पड़ता कि आप कसूरवार नहीं है। ट्रायल कोर्ट के वकील से पूछो, बोलेगा बेल में वो चीज की जरूरत नहीं है। मगर इन्होंने तायीद की और इल्जाम हम पे लगाते हैं। अरे कांग्रेस, तुम जिम्मेदार हो अगर नरेंद्र मोदी 2 मरतबा इस देश का वजीर आजम बन गया। तुम अच्छे होते तो मोदी नहीं जीतता था। मैं सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर इलेक्शन लड़ा। हैदराबाद हम जीते, बीजेपी को हराए। औरंगाबाद इम्तियाज जलील ने 19 साल के शिवसेना के MP को हराया। बिहार की किशनगंज की सीट अख्तरुल ईमान मौजूदा सदर और MLA ने 3 लाख वोट हासिल किए। कौन जीता वहां पे? कांग्रेस जीती, एक ही सीट। कांग्रेस की वजह से आज बीजेपी इख्तिदार में है। मोदी 2 मरतबा वजीर आजम बन गए। मेरा नुकसान हो रहा है, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है।
क्या तुमको कोई कहता है कि पाकिस्तानी है, मुझे कहा जाता है? क्या किसी को कहते हैं कि तुम जिना हो, मुझे कहा जाता है? तुम्हारे पास से इख्तिदार गया, अरे मेरा सब कुछ खतरे में आ गया तुम्हारी वजह से, क्योंकि हम वोट दे रहे उनको, उनको वोट दो। क्या खाक कर रहे वो लोग, क्या किया बताओ आपने? मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मंजलिस से नफरत सिर्फ इसीलिए है कि हम सच्चाई को बयान करते हैं। अरे मेरे गाड़ी पर गोलियां चलाई गई 5.5 फीट के फासले से। क्या मेरे घर में ज़ईफ मां नहीं है? क्या मेरी औलाद नहीं है? बताओ फिर क्यों कर रहे हम? इसलिए कर रहे मेरे भाई, मरना तो है एक दिन, उसके पास जाना है, रब्बे करीम के पास, कम से कम कुछ करके जाएंगे। दुनिया में जब तक जिंदा रहेंगे लड़ेंगे गरीबों के लिए। मेरी आवाज को बंद करने के लिए गोलियां चलती हैं, मुकदमे उत्तर प्रदेश के मुकामात में, दूर दूर मुकामात पर मुकदमे आयद किए जाते हैं। कोई महीना नहीं जाता नोटिस मुझे आती है कि आप पर फुला मुकदमा पड़ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम हो मंजलिस से कितना खौफ है इन लोगों को, मंजलिस से कितना खौफ है। आपको मालूम गुजरात में 1984 में आखिरी मर्तबा एक मुसलमान एमपी बना था। अब हम 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 94 10 साल, 2004 20 साल, 2014 30 साल, 2024 40 साल से एक मुसलमान एमपी नहीं बना गुजरात में। मिर्च पे मुझे गाली देते हैं, मैं जिम्मेदार हूं। 40 साल हो गए मेरे भाई, एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता गुजरात से। बताओ कौन जिम्मेदार है पे इसका? 19 साल का शिवसेना का एमपी महाराष्ट्र में था, औरंगाबाद का, मंजलिस ने हराया उसको। इनको गुस्सा आ गया। बताओ कर्नाटका में क्यों नहीं जीतते? मैं तो नहीं गया ना। मेरे भाई, इस मुल्क की सियासत यही है कि तुम सिर्फ वोट डालने वाले बन जाओ, तुम वोट नहीं ले सकते। तुम जुस्तजू मत करो, तुम गुलामी करो, तुम सोचना नहीं, तुम हुक्म को मानना, तुम लड़ना नहीं, तुम सरेंडर हो जाना। नहीं मेरे दोस्त, हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। अरे इस मुल्क को आजाद कराने में मेरा रोल रहा। टीपू सुल्तान ने अपनी जान को इसलिए नहीं खोया कि तुम गूंगे और बहरे बन जाओ, कमजोर बन जाओ। हमारे उलमाए कराम जेलों की सोबतें इसलिए नहीं बर्दाश्त की कि तुम बातिल के तूफान के आगे खामोश हो जाओ। मंजलिस ये मिजाज नहीं रखती। मंजलिस का मिजाज ये है कि जमहूरियत है, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। नामपल्ली मेरे हिस्से की सीट है, नामपल्ली की सीट मेरे हिस्से की सीट है और मुझे नामपल्ली पर कामयाबी हासिल करना है। इसीलिए मंजलिस के खिलाफ इल्जाम लगाया जाता है। कल राहुल गांधी, अब तो उनकी बहन भी हमारे पीछे पड़ गई। ओवैसी जी, इतने कम सीट क्यों लड़ते? मैडम, कम लड़े तो तकलीफ, बढ़ के लड़े तो तकलीफ, मगर तकलीफ तो हो रही ना आप लोगों को। कोई तो दूल्हे भाई पैदा हुए जो तुमको तकलीफ दे रहा है, कोई तो खड़ा है जो तुम्हारी आंख में आंख डालकर बोल रहा है। अरे तुम दिल्ली से आ रहे, कोई योगी आ रहा है, 7 एमएलए हैं, 2 एमपी हैं, महाराष्ट्र में 2 एमएलए, बिहार में 1 एमएलए। मगर लाखों सलाम हमारे उन बुजुर्गों को जो आज इस दुनिया में नहीं है। आज उनकी कुर्बानियों की वजह से ये सब आकर हैदराबाद में बोल रहे एमआईएम एमआईएम एमआईएम। ये आपकी इत्तेहाद की निशानी है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसलिए पूरे के पूरे परेशान है। जो भी आ रहा मेरे को बोलता है। कल राहुल गांधी बोले, क्या बोले? मोदी के 2 यार, मोदी के 2 यार, एक ओवैसी केसीआर, ये बोले। मेरे को मीडिया वाले बोले
जरा ट्वीट कर दो। मैं बोला ट्वीट नहीं करता, मैं जबान से बोलता हूं। राहुल गांधी का मसला क्या है? अब उन्होंने बोले जवाब देना ना, कर्जा तो नहीं रखना ना, अपन किसी बाप का कर्जा नहीं रखते, तो कर्जा अदा करना है। 50 साल के हो गए, कोई यार को तलाश कर ले प्यारे, कुछ तो कर ले अपना। अकेलापन अच्छा नहीं है, नो, अकेलापन अच्छा नहीं है। हाँ, पागल हो जाते। दुनिया का निजाम बनाने वाला बनाया ऐसा, इनको बस यार है। राहुल गांधी 2017 या 18 में आप देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे मोदी के खिलाफ। अब राहुल गांधी, हम भी उसके मोदी के खिलाफ वोट दिए। अब मैं बैठ के देख रहा हूं, मेरे मौका आएगा तकरीर का, इनकी तकरीर सुन रहा था। अचानक राहुल गांधी तकरीर करे, तकरीर खैर नो क्या करे वो अलग बात है, तकरीर करके कागज रख दिए, उसके बाद चलना शुरू करे। अरे मला कहां जा रहा भाई ने, अरे कहां जा रहा? सीधा उठे, मोदी जहां बैठते, वजीर आजम बैठता, जाके डाइव मार के गले लपटे लिए। अरे बोला कि ईद का दिन भी नहीं है, ईद तुम्हारा क्यों बोल रहा है इन्हें? लपट। अब दोनों अकेले एक दूसरे को लपटा लिए। मैं आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा हूं, मैं आपसे मुतमईन नहीं हूं, मैं आपसे मुतमईन नहीं हूं, मैं आप ही के चाहे गले लपट रहा हूं। आप तो खुश होते, हम क्या फिर क्या करना? हम क्या जम्मत जक्का खेल रहे बैठ के वहां पे? अब इनको जाके दो यार एक दूसरे को लपेट लिए। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ऐसे, राहुल गांधी, आप जिस उम्र में है ना, आपको अकेलापन अच्छा नहीं है। हैदराबाद में हमारे बुजुर्ग क्या बोलते हैं, जरा बुजुर्ग माफ कर दीजिए मेरे को, उन्होंने क्या बोलते हैं? अरे बाबू, ये दीवाना कूदना छोड़। बोलते नहीं बोलते, ये दीवाना कूदना छोड़ो, छत डाल लो अपने आप पे। बोलते नहीं बोलते? चिचा बोलते ना? आप खाली मुस्कुरा दो बस, बस हो गया काम। दीवारा नहीं कूदना, छत डाल लो बोलते, तो जिम्मेदारी आयद हो जाती। हाँ, समझ गया मैं आपका, आप बोले सो है। अब इनका मामला ये नहीं, उनके दो यार, राहुल गांधी, हमारे मुंह को नहीं लगना, हमारे मुंह को लगे तो हम बहुत सौ को दे दिए। और एक बात राहुल गांधी सुनो, आप बोले ना ये, तो मैं अब दोबारा बोल रहा हूं, राहुल गांधी के दो प्यार, राहुल गांधी के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। देखिए, नहीं सच्चाई बोल रहा हूं, मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है मालूम आपको? राहुल। मोदी की सबसे बड़ी ताकत राहुल है। इन्हों जहां जाते उन्हों जीतते, इन्हों जहां जाते उन्हों जीतते। यूपी में 402 सीट लड़े असेंबली के, कितने लड़े? 402। कितने जीते? एक। बीजेपी कितने जीती असेंबली? 250। आप हम पर इल्जाम लगाते, आप वहां जाते यहां जाते। अरे आप जो जाके बेड़ा गर्क कर रहे, वो उससे बातें नहीं है आपको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये बता रहा हूं, ये बीजेपी और कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस आरएसएस की मां है और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। अब जो तेलंगाना का कांग्रेस का सदर है, वो आरएसएस में बरसों अपनी जिंदगी गुजार चुका है। किशन रेड्डी के साथ एबीवीपी में था, फिर बीजेपी में आया। मैं पूछना चाह रहा हूं राहुल, बताओ राहुल, जब 2002 में गुजरात का फसाद हो रहा था, जब इंसानियत सिसक रही थी, जब गुजरात के सड़कों पर इंसानों की खून की होली खेली जा रही थी, बताओ तुम्हारा ये आज का सदर कौन सी पार्टी में था? राहुल गांधी बताओ, बताओ रेवंत रेड्डी, तुम कौन सी पार्टी में थे जब गुजरात में इंसानियत
कि खून की होली खेली जा रही थी, जब हजारों की तादाद में लोग बेघर हो चुके थे, जब हमारी बेटी को हामिला, हमारी बेटी बिल्किस बानो उसका नाम, हामिला है, छोटी बेटी साथ है, उस हामिला हमारी बेटी के साथ, उसकी मां के साथ, उसके खाला के साथ लोगों ने असमत रेजी करके उसकी बेटी का कत्ल कर दिया, बिल्किस बानो का रेप किया। बताओ तुम कहां थे रेवंत रेड्डी, तुम कहां थे बताओ। आपसे मेरी अपील है, अच्छा आखिर में बोल रहा हूं, ये बड़े बड़े वादे कर रहे कांग्रेस वाले, ये करते वो करते, मामू भी कर रहे, मामू बोल रहे, कांग्रेस बोल रही मैं हम 500 में देते सिलेंडर, मामू बोल रहे 400 में, कांग्रेस बोल रही 2500 देते तो मामू बोल रहे 5000 देता हूं मैं 5 साल में। तो क्या था, दो फेंकने वाले एक जगह जमा हो गए, दो फेंकने वाले, एक बोला मेरे बाकन इतनी जमीन है, उन्होंने सुबह में ऐसा डाल के निकले, अब तक दूसरे दिन आए अब तक उसमें फसल उग जाती। उन्हें बोला अम्मा इतना बड़ा फेंक रहा इन्हें, तो उन्हें सोचा, उन्हें बोला मेरे बाकन इतना बड़ा बंबू है कि सैयदनगर से अगर खड़े होके कुकटपल्ली के तारे को खींचना तो हमारे बाबा कुकटपल्ली के तारे को बंबू से सैयदनगर पे ला लेते। तो दूसरा बोला अरे ये बंबू कहां रखते रे, तूने बोला तेरे बाप की जमीन में। तो एहतियात करो आप, ये देते वो देते, कुछ नहीं देते। ताकत आपको हासिल करना है, वो मंजलिस आपको देती है। तो 30 नवंबर के दिन मेरे भाई पतंग के निशान पर वोट देंगे ना, वोट को जाया मत करिए, अपनी पार्टी को मुत्तहिद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।